है IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। सबसे पहले हिस्ट्री समझ लेते हैं कि पहले इस कंडीशन को कहाँ कहा जाता था। पहले इस कंडीशन को कहा जाता था मेंटल रिटार्डेशन। लेकिन ये टर्म स्टिग्मेटाइज थी, इसलिए मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको रिप्लेस किया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टर्म, जो ऑफिशियली प्रोमोट की गई थी ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें DSM-5 डायग्नोस्टिक मैनुअल 5 एडिशन, इसमें इसका नाम था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, हमें पता चल गया कि पहले IDD को मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था और DSM-5 में से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर कहा जाता था। ओके, अब सवाल ये है कि IDD होता क्या है। एक्चुअली IDD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, एक्चुअल में इतना ही आसान है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें चाइल्ड की दो चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। पहला पहला है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ठीक है, और दूसरा है अडेप्टिव फंक्शनिंग। दोनों सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज होते हैं और वन सेट डेवलपमेंटल पीरियड में होता है। डेवलपमेंटल पीरियड मतलब 18 से पहले, 18 साल से पहले पहले मतलब चाइल्ड की लर्निंग कैपेसिटी स्लो होती है और डेली लाइफ स्किल्स में भी डिफिकल्टी होती है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में हम कह सकते हैं कि ये कॉग्निटिव एरिया से रिलेटेड है डायरेक्टली, और अडेप्टिव ADL, एक्टिविटी ऑन डेली लाइफ, उससे रिलेटेड है। अब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हमने पढ़ा। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एक्चुअल में होता क्या है। इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि रीजनिंग, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये सब एबिलिटीज ब्रेन के कॉग्निटिव नेटवर्क से रिलेटेड होती हैं। ये सारी की सारी होते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, और IDD में इन्हीं के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सब एबिलिटीज ब्रेन से कॉग्निटिव नेटवर्क से रिलेटेड होती हैं। ओके, अडेप्टिव फंक्शनिंग क्या होती है, हमने यहाँ पे देखा अडेप्टिव फंक्शनिंग। तो एक्चुअली अडेप्टिव फंक्शनिंग के 3 डोमेन होते हैं। पहला होता है कॉन्सेप्चुअल डोमेन। कॉन्सेप्चुअल डोमेन में लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, मेमोरी, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा सोशल डोमेन। सोशल डोमेन में कम्युनिकेशन, इम्पैथी, सोशल जजमेंट, रिलेशनशिप्स आते हैं। और थर्ड है हमारा प्रैक्टिकल डोमेन। प्रैक्टिकल डोमेन में हमारा सेल्फ केयर, मनी स्किल्स, सेफ्टी अवेयरनेस, डेली लिविंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो आती हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव फंक्शनिंग के बारे में। अब हम समझते हैं कि IDD के टाइप्स कितने होते हैं। IDD के टाइप्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, है ना। टाइप्स ऑफ IDD 4 टाइप्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। इनको किस बेसिस पे बांटा गया है, किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया इनको। ऑन द बेसिस ऑफ IQ स्कोर। फॉर एग्जाम्पल हम माइल्ड की बात करें तो इसमें IQ अप्रोक्स 50 to 70 होता है। स्लो लर्नर्स जैसे लग सकते हैं, कोई भी बच्चा स्लो लर्नर जैसा लग सकता है। ट्रेनिंग से इंडिपेंडेंसी पॉसिबल है इसमें। माइल्ड IDD में ट्रेनिंग से इंडिपेंडेंसी पॉसिबल है। लेकिन मॉडरेट में IQ अप्रोक्स 35 होता है, 35 to 50।
इसमें आप स्पीच डिले को बिल्कुल नोटिस कर सकते हो। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल मॉडरेट है, उसमें आप स्पीच डिले को आराम से नोटिस कर सकते हो, नोटिसेबल होती है वो। और डेली स्पोर्ट भी रिक्वायर्ड होता है उस बच्चे को। डेली स्पोर्ट जैसे कि एडीएल की एक्टिविटीज करने में भी उसको सपोर्ट चाहिए होगा। अब आता है सीवियर। तो सीवियर का आईक्यू अप्रोक्स 20 to 35 होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं सीवियर की? कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि उसका लिमिटेड कम्युनिकेशन रहता है हमेशा, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन रहता है हमेशा, किसी से बात ज्यादा ना करना, है ना, बहुत कम करना, और डिपेंडेंसी हाई रहती है, डिपेंडेंसी हाई रहती है। वो खुद से कुछ नहीं करता, उसे हर चीज में सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है। अब है प्रोफाउंड। इसका आईक्यू अप्रोक्स बिलो 20 है, बिलो 20। इसमें क्या होता है? सीवियर मोटर और कोग्निटिव इंपेयरमेंट। मोटर प्लस कोग्निटिव, मतलब फिजिकल प्लस कोग्निटिव डेवलपमेंट डिले रहता है, और इसमें इंपेयरमेंट मिलता है, और इसे फुल टाइम सपोर्ट की जरूरत होती है। फुल टाइम सपोर्ट मतलब ये कुछ नहीं कर सकते, ना तो खुद से खा सकते, ना खुद से पोटी कर सकते, ना खुद से साफ सफाई कर सकते, है ना। इन्हें हमेशा एक केयर टेकर की जरूरत रहती है। वेल एक्चुअली मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेट आईक्यू लेवल है, तो आईक्यू लेवल के बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यू अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ DSM-5 अलग है। तो इसलिए हम अप्रोक्स लेके चलते हैं। माइल्ड का 50 to 70, मॉडरेट का 35 to 50, सीवियर का 20 to 35, और प्रोफाउंड का बिलो 20। ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये चार के चार लेवल्स जो टाइप्स हमने बताए हैं, ये होते क्यों हैं? मतलब होते, इनके सिम्टम्स क्या हैं, जो हम पहले इनको आइडेंटिफाई कर लें। एक सेकेंड, हाँ। ये आइडेंटिफाई करके कैसे जाते हैं, उसके बाद देखेंगे हम कि होते क्यों हैं। तो एक्चुअली हम अर्ली चाइल्डहुड से ही इसके सिम्टम्स पता कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें अगर हम डिटेक्ट कर लें, पता कर लें, तो हमें पता लग सकता है कि बच्चे में आईडीडी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। वो कौन कौन सा हो सकता है? एक तो सिंपल है, हमने देखा था डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले हो बच्चे के, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा, वॉकिंग भी नहीं कर रहा है, स्पीच भी नहीं है उस बच्चे की अभी तक ईयर ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले है। दूसरा स्पीच डिले है। तीसरा पुअर मेमोरी है। फोर्थ डिफिकल्टी है इन अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। आपने कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए और बच्चे ने आपको खाली गिलास दे दिया ला करके, तो डिफिकल्टी होती है बच्चे को इंस्ट्रक्शन में। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने कहा कि मेरे पास दो चॉकलेट हैं, एक आपने खा ली, एक मैंने खा ली, कितनी बची? बच्चा शायद ना बता पाए। सिक्स्थ क्या है? सोशल इमेच्योरिटी। ग्रीटिंग्स नहीं आती बच्चे में, किसके साथ क्या बिहेव करना है वो भी नहीं पता होता बच्चे को, किसको देख के सोशल स्माइल करनी है वो भी नहीं पता होता बच्चे को। ठीक है। ये तो थी हमारी अर्ली चाइल्डहुड सिम्टम्स की 6 कैटेगरी। हम बात कर लेते हैं स्कूल एज सिम्टम्स के बारे में। पहला, बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ लर्निंग करेगा, लेकिन उस बच्चे को लर्निंग में डिफिकल्टी आएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। हो सकता है वो अपने पीयर ग्रुप से बिल्कुल पिछड़ जाए। दूसरा, हो सकता है वो बिल्कुल ना पिछड़े, लेकिन प्रोग्रेस जो करेगा एकेडमिक वो बहुत स्लो करेगा, तो स्लो एकेडमिक प्रोग्रेस, है ना। और जबकि वो बच्चा स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो उसके अटेंशन में प्रॉब्लम है या उसकी रीजनिंग में प्रॉब्लम है। तो पुअर रीजनिंग होती है ऐसे बच्चों की, पुअर रीजनिंग
एंड लो अटेंशन, बहुत कम अटेंशन दे पाते हैं किसी चीज को लेके। फोर्थ, इन बच्चों के सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आती है वो आती है टाइम कॉन्सेप्ट को लेके। उन्हें टाइम का नहीं पता रहता कि मुझे इस चीज को इतना टाइम देना है और इस चीज को इतना, लाइक फर्स्ट टास्क उसको 5 मिनट खत्म कर देना, सेकंड टास्क बहुत लंबा टास्क है तो इसको हो सकता है 10 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, तो ये कैटेगराइज नहीं कर पाते। टाइम कॉन्सेप्ट बहुत वीक होते हैं बच्चों के। और सीवियर केसेस में क्या होता है कि मोटर इम्पेयरमेंट, एक ही बच्चे में मोटर इम्पेयरमेंट, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सीजर्स, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, है ना। फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा उस बच्चे का, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा उसका, सारे डेवलपमेंटल डिले पाए जाएंगे उसमें, कोई भी माइलस्टोन अचीव नहीं होगा उसका पीयर ग्रुप एज के अकॉर्डिंग। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ये होता क्यों है, कॉजेज क्या है, कारण क्या है इन चीजों के, आईडीडी के होने के कारण क्या है। एक्चुअली एग्जैक्ट कोज पता लगा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी भी डिसेबिलिटी का। कॉजेज मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो जेनेटिक हो सकता है ना, कि दादा को था, अब पापा दादा को था उसके बेटे को नहीं है लेकिन उसकी बेटी को है, तो जेनेटिक कंडीशंस में हो सकता है। डाउन सिंड्रोम, फ्रेक्साइल सिंड्रोम में हो सकता है, या फिर प्रीनेटाल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। कंसीविंग किया बच्चा कंसीव किया बच्चा और हो सकता है तब कुछ इंजरी, एक्सीडेंट हो गया, या फिर सिर पे चोट लग गई बच्चे के, तब बच्चे में abnormalities आ गई, तो प्री नटाल इन्फेक्शन उसका एक कोज हो सकते हैं। फिर माल न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, है ना। कंसीव के टाइम अगर मम्मा अच्छे से खाना नहीं खाए, या फिर आफ्टर बर्थ बच्चे को जितने न्यूट्रिशन की जरूरत हो उतना ना मिले, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चा आईडीडी का शिकार हो सकता है। कभी कभी कोजेज अननोन भी हो सकते हैं, है ना, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, कभी कभी कॉजेज भी अननोन होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, पता होगा तो हम असेसमेंट से या फिर अलग अलग टूल से भी पता कर सकते हैं। तो इसका डायग्नोस क्या है, डायग्नोस कैसे करें। तो एक्चुअली डायग्नोस एक सिंगल टेस्ट से नहीं हो सकता इसका, इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं।